एक कंपनी जिसका मिशन स्पेस में कॉलोनी बसाना था। कॉलोनी बसाने के लिए उस कंपनी ने कई मिशन चलाए, जिसमें एक मिशन नोस्ट्रोमो था। अगर आप नहीं जानते हैं कि नोस्ट्रोमो क्या है तो बता दूं कि यह एक स्पेस मिशन था जिसमें 7 लोग दूसरे प्लेनेट पर जाते हैं। उसी प्लेनेट पर सभी का सामना एक जेनोमॉर्फ नामक एलियन प्रजाति से होता है। जेनोमॉर्फ एलियन प्रजाति खुद का विकास करने के लिए इंसानों के शरीर को होस्ट की तरह इस्तेमाल करता था और अपना आबादी बढ़ाता था। उस प्लेनेट पर जहाँ 7 क्रू सदस्य गए थे, सभी 6 की मौत हो जाती है और केवल एक क्रू सदस्य बचती है जिसका नाम रिप्ली था। रिप्ली एक शिप की मदद से उस प्लेनेट को छोड़कर बाहर आ जाती है, लेकिन वह इस बात से अनजान रहती है कि उसके साथ एक एलियन जीव भी आ गया था जो खुद को एयरलॉक में छुपाकर जीवित था। रिप्ली का जब उस एलियन से सामना होता है तो उस एलियन जीव को रिप्ली घायल कर उस स्पेस में भेज देती है। वह जीव स्पेस में जम जाता है, लेकिन लगभग 20 साल बाद एक कंपनी जिसका नाम वेलिएंट था, वह कंपनी उस एलियन जीव को ढूंढकर उस पर रिसर्च करने लगती है। और वह कंपनी जिस रिसर्च स्टेशन पर रिसर्च कर रही थी, उस रिसर्च स्टेशन का नाम रोमिलस स्पेस स्टेशन था। क्या होगा अगर उस लाए हुए एलियन प्रजाति के डीएनए में बदलाव किया जाएगा? क्या वह इंसानों का जगह ले लेगा? हेलो दोस्तों, एक बार फिर आए हुए एक दूसरे कहानी के साथ। तो चलिए इस कहानी की शुरुआत करते हैं जिसका नाम एलियन रोमुलस है। इस कहानी की शुरुआत होती है एक ग्रह से जिस पर लगभग 2700 इंसान माइनिंग करते थे। उस ग्रह के खनिज को निकालते थे। वह ग्रह पृथ्वी से लगभग 65 लाइट ईयर दूर था। उस ग्रह पर जिस कंपनी ने सभी लोगों को लाया था, उस कंपनी का नाम वेलेंट यूटानी था। यह कहानी उस ग्रह पर रह रही एक लड़की का है जिसका नाम रेन था। रेन अपने भाई एंडी के साथ रहती थी। एंडी उसका सगा भाई नहीं था, बल्कि वह एक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस रोबोट था जिससे रेन के पिता ने रिप्रोग्राम किया था। एंडी रेन के पिता को किसी कबाड़ में मिला था। रेन के माता पिता उस ग्रह के खदानों में काम करते हुए मर चुके थे। एंडी के सॉफ्टवेयर में कुछ खराबी थी जिससे एंडी स्लो काम करता था। एंडी रेन के लिए ही प्रोग्राम था, मतलब वह रेन का हर बात मानता था और उसे चुटकुले सुनाता था। उस प्लेनेट पर सभी लोगों के खदान में काम करने का एक निश्चित समय था जिसके पूरा होने के बाद लोग उस प्लेनेट से जा सकते थे। लेकिन यह कंपनी का झूठा वादा था। या तो लोग माइंस में काम करते हुए मर जाते थे, या अगर कोई उस समय तक बच भी जाता था तो उस समय को और बढ़ा दिया जाता था। और इस तरह यूटानी कंपनी किसी को वहां से जाने नहीं देती थी। वहां पर काम करने का जितना समय निर्धारित था, रेन का वह समय पूरा हो चुका था। इसलिए रेन उस ग्रह को छोड़कर एक दूसरी जगह जाना चाहती थी जिसका नाम प्लेनेट इवागा था। रेन जब प्लेनेट इवागा जाने के लिए कंपनी से परमिशन लेने जाती है तो कंपनी उसे बताती है कि मजदूरों की कमी के कारण उसका समय बढ़ा दिया गया है और उसे अब खदानों में काम करने के लिए शिफ्ट कर दिया गया है। रेन उस प्लेनेट से जाना चाहते थे, लेकिन अब वह समझ चुके थे कि कंपनी उसे जाने नहीं देगी। उधर एंडी को कुछ बदमाश लड़के तंग करने लगते हैं और उसे पीटने लगते हैं। एंडी के चिल्लाने पर रेन एंडी को बचाती है। एंडी जब भी गिर जाता था तो उसके फंक्शन में खराबी आ जाती थी, इसलिए रेन एंडी को फिर से रीसेट करती थी। रेन उदास बैठ जाती है। वह समझ जाती है कि वह कंपनी का एक झांसा देने का तरीका है, कोई भी वहां से नहीं जा सकता था। तभी वहां पर रेन को एक कॉल आता है जो उसके बचपन के दोस्त टाइलर का था। टाइलर रेन और एंडी को अपनी जगह पर बुलाता है। रेन जब वहां पहुंचती है तो उसे अपने दोस्तों से एक बात पता चलती है, वे सभी उस प्लेनेट से जा सकते थे। टाइलर बताता है कि जब वे लोग कंपनी का कार्गो शिप पर लोड कर रहे थे तो वे लोग प्लेनेट से 200 माइल ऊपर थे। तभी उन्हें एक सिग्नल मिला और जब उनके दोस्तों ने उस सिग्नल को ट्रैक किया तो उन्हें एक स्पेस शिप दिखा जो स्पेस में लवारिस तैर रही थी। वह कंपनी की शिप थी जो गलती से ऑर्बिट में आ चुकी थी। टाइलर और उसके दोस्त उस शिप से जरूरी मशीनें निकालना चाहते थे। टाइलर अपने पिता के कार्गो शिप का इस्तेमाल कर प्लेनेट इवागा जाने की सोचता है, लेकिन प्लेनेट इवागा पहुंचने में लगभग 9 साल लगने वाले थे, इसलिए सभी को क्रायोपोड की जरूरत थी। क्रायोपोड एक ऐसी तकनीक थी जिसमें सोकर सभी प्लेनेट इवागा जा सकते थे। उनके पास क्रायोपोड नहीं था, इसलिए सभी उस लवारिस शिप के क्रायोपोड का इस्तेमाल करना चाहते थे। लेकिन उस शिप के अंदर जाने में समस्या थी क्योंकि उनके पास उस शिप के अंदर जाने का एक्सेस नहीं था, इसलिए उन्हें अंदर जाने के लिए एंडी की मदद चाहिए थी। एंडी जो कंपनी का एक सिंथेटिक मॉडल था और जो कंप्यूटर की भाषा समझ सकता था। टाइलर रेन से एंडी का इस्तेमाल करने के लिए परमिशन मांग रहा था। रेन भी उस प्लेनेट से जाना चाहते थे, इसलिए वह मदद के लिए तैयार होती है। एंडी को मिलाकर कुल 6 लोग उस प्लेनेट से बाहर आ जाते हैं। सभी उस यूटानी शिप के नजदीक जाते हैं तो उन्हें पता चलता है कि वह कोई छोटा स्पेस शिप नहीं था, बल्कि एक आउटपोस्ट बेस था जहां रिसर्च का काम किया जाता था। वह आउटपोस्ट बेस गलती से उस ऑर्बिट में आ चुकी थी। उस बेस का नाम रोमिलस था। अपने शिप को डॉक कर टाइलर, एंडी और बियॉन बेस के अंदर जाते हैं। स्कैनर की मदद से सभी क्रायोपोड को ढूंढ लेते हैं। एंडी उस आउटपोस्ट बेस को रीस्टार्ट करता है, जिससे उस बेस का कई फंक्शन काम करने लगता है। टाइलर जब क्रायोपोड को चेक करता है तो उसे पता चलता है कि वे पोर्ट्स में केवल 3 साल के ही फ्यूल थे, लेकिन प्लेनेट इवागा जाने के लिए 9 साल की फ्यूल की जरूरत थी। इसलिए टाइलर कुछ सोचने लगता है। टाइलर उन पोर्ट्स को इजेक्ट कर अपनी शिप पर भेज देता है, जिससे नावारो शिप में डॉक कर लेती है। टाइलर फ्यूल को ढूंढने के लिए बेस के और अंदर जाता है। अंदर जाने पर सभी को पता चलता है कि वह बेस एक रिसर्च एंड डेवलपमेंट का बेस था। बियॉन सिंथेटिक रोबोट से चिढ़ा हुआ रहता था क्योंकि एक सिंथेटिक रोबोट की वजह से उसकी मां मारी गई थी, इसलिए एंडी से बियॉन चिढ़ा रहता था क्योंकि एंडी भी एक सिंथेटिक रोबोट था। बियॉन एंडी को बहुत परेशान करता था। सभी रिसर्च फैसिलिटी में जाते हैं, जिसे देखकर बियॉन घबराता है। एंडी उसके घबराहट को कम करने के लिए एक जोक सुनाता है, लेकिन बियॉन एंडी से और गुस्सा हो जाता है और कहता है कि एक बार वह जब क्रायोपोड में सोने चला जाएगा तो उसका चेहरा कभी नहीं देखेगा। दोस्तों, यहाँ पर एंडी को एक बात पता नहीं था। एंडी एक सिंथेटिक इंसान था और जहाँ सभी जा रहे थे वहाँ कोई सिंथेटिक इंसान नहीं जा सकता था।
रेन भी यह बात जानती थी, लेकिन रेन एंडी को यह बात नहीं बता पाई थी क्योंकि उसे बताने का हिम्मत ही नहीं हुआ था। जब बियोन एंडी को सारी बातें बता देता है तो एंडी को बुरा नहीं लगता है क्योंकि एंडी रेन की भलाई के लिए कुछ भी कर सकता था। एंडी के लिए रेन को बुरा लगता है तो रेन के दोस्त उसे समझाते हैं कि एंडी एक सिंथेटिक इंसान है, उसे इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता है। दूसरी तरफ फ्यूल को ढूंढते हुए टायलर, बियोन और एंडी एक रिसर्च फैसिलिटी में पहुंचते हैं जहां सभी की नजर एक दूसरे सिंथेटिक इंसान पर पड़ती है जो किसी एसिड से पिघला हुआ था। सभी उसे छोड़कर आगे बढ़ते हैं और एक क्रायो चैम्बर में जाते हैं। उस क्रायो चैम्बर में एलियन के पैरासाइट को फ्रीज कर रखा गया था, लेकिन टायलर को इसकी जानकारी नहीं होती है। टायलर अपनी फ्यूल की जरूरत पूरा करने के लिए उस चैम्बर का फ्यूल ले लेता है जिसका इस्तेमाल पैरासाइट को फ्रीज करने के लिए हो रहा था। जैसे ही टायलर और बियोन फ्यूल की टंकी को निकालने की कोशिश करता है, वह चैम्बर एक इमरजेंसी शट डाउन कर देता है और जिस दरवाजे से सभी अंदर आए थे वह दरवाजा लॉक हो जाता है। एंडी उसे खोलने की कोशिश करता है लेकिन वह दरवाजा नहीं खोल पाता है। उधर रेन और नवारो जब देखती है तो वे दोनों उनकी मदद करने के लिए आने लगती है। रेन और नवारो उसी जगह पहुंचती है जहां वह सिंथेटिक इंसान था। रेन उस सिंथेटिक इंसान के चिप को निकालकर उसे एंडी में लगाने की सोचती है जिससे एंडी दरवाजे के एक्सेस को हासिल कर सके और उसे खोल सके। दूसरी तरफ टायलर जब उन फ्यूल सेल को निकालने लगता है तो चैम्बर का तापमान तेजी से बढ़ने लगता है। वह पैरासाइट जो जमा हुआ था वह हिलने लगता है। वहीं पर नवारो को एक एक्सरे टॉर्च मिलता है जिससे शरीर की एक्सरे आसानी से निकाली जा सकती थी। रेन जब उस सिंथेटिक इंसान से चिप निकालने लगती है तो वह सिंथेटिक इंसान जाग जाता है और रेन के हाथ को पकड़ लेता है। रेन घबराने लगती है और मदद के लिए नवारो को बुलाने लगती है। रेन नवारो से सिंथेटिक चिप को निकालने के लिए कहती है। नवारो सिंथेटिक चिप को निकाल देती है जिससे वह सिंथेटिक इंसान बंद हो जाता है। रेन घबरा गई थी। रेन वह चिप टायलर को लाकर दे देती है और उसे एंडी में लगाने के लिए कहती है। टायलर उस चिप को एंडी में लगा देता है जिससे एंडी फ्रीज हो जाता है और वह रीबूट होने लगता है। टायलर हैरान होता है, एंडी ऐसा क्यों जम गया था। रेन टायलर को बताती है कि एंडी रीबूट हो रहा है जिसमें 2 से 3 मिनट लगेंगे। इस बीच कई पैरासाइट अनफ्रीज हो जाते हैं और वे सब बाहर निकल जाते हैं। टायलर को पानी में कुछ महसूस होता है, वह इसे देखने के लिए आगे जाता है। इस बीच बियोन के पैर में एक पैरासाइट फंस जाता है जिससे वह पानी में गिर जाता है। नवारो बियोन से कहती है कि वह मजाक न करे। बियोन कहता है कि पानी में कुछ है। तभी एक पैरासाइट बियोन के चेहरे पर कूद जाता है। बियोन किसी तरह से उसे छुड़ा लेता है। टायलर एंडी को जगाने की कोशिश करता है लेकिन एंडी अभी तक रीबूट हो रहा था। एक पैरासाइट टायलर पर भी कूद जाता है। टायलर उससे बचने की कोशिश करने लगता है लेकिन वह उसे हटा नहीं पा रहा था। बियोन के पास एक इलेक्ट्रिक स्टिक था जिससे वो उस पैरासाइट को शॉक देता है। उस शॉक से वह पैरासाइट टायलर को छोड़ देता है। उस शॉक से टायलर बेहोश हो जाता है। उधर रेन जब देखती है तो रेन एंडी को आवाज लगाती है। रेन उस दरवाजे को तोड़ने लगती है। नवारो घबरा गई थी और वह दरवाजे को तोड़ने से मना करती है क्योंकि वह जीप बाहर आ जाते। एक पैरासाइट फिर से टायलर पर कूदने वाला होता है लेकिन एंडी होश में आ जाता है। एंडी उस पैरासाइट को पकड़ लेता है और उसे दूर फेंक देता है। टायलर उठता है। इस तरह कई पैरासाइट आजाद हो जाते हैं। टायलर एंडी को दरवाजा खोलने के लिए कहता है। एंडी दरवाजे को खोल देता है। सभी बाहर आ जाते हैं। रेन के पिटने से दरवाजा कमजोर हो चुका था। दरवाजा कमजोर होने के कारण कुछ ही देर में बहुत सारा पैरासाइट मिलकर उस दरवाजे को तोड़ देता है। सभी भागते हुए दूसरे चैम्बर में आ जाते हैं लेकिन एक पैरासाइट कूदकर चैम्बर के अंदर आ जाता है और वह नवारो के चेहरे पर चिपक जाता है। सभी नवारो से जीव को हटाने की कोशिश करने लगते हैं लेकिन वह पैरासाइट नवारो के गले को जकड़ लेता है। बियोन नवारो से जीव को अलग करने की कोशिश करता है तो वह जीव गले को और कसने लगता है। टायलर और रेन बियोन को रोकते हैं। एंडी बताता है कि वह जीव और नवारो के धड़कन के तालमेल को देखते हुए वह जीव नवारो को जिंदा रखने के लिए ऑक्सीजन पहुंचा रहा है, लेकिन एंडी नहीं जानता है कि वह ऐसा क्यों कर रहा है। सभी एंडी को इतनी समझदारी से बात करते हुए देखकर हैरान होते हैं। एंडी के अंदर दूसरा चिप डालने से एंडी का मॉडर्न फंक्शन अच्छे से काम करने लगा था और साथ ही उसका एआई भी अपग्रेड हो गया था, लेकिन एंडी नहीं जानता था कि वह जीव नवारो को ऑक्सीजन क्यों दे रहा है और उस जीव को अलग कैसे किया जाए। एंडी सभी को उस सिंथेटिक इंसान को जगाने के लिए कहता है जो वहाँ पर पड़ा हुआ था। सभी उसे कंप्यूटर से जोड़कर ऑन करते हैं तो सभी को पता चलता है कि उस सिंथेटिक इंसान का नाम रूक था जिसका मिशन एक कंपाउंड Z01 को सुरक्षित रखना था। जब रुक को पता चलता है कि उसका मिशन फेल हो गया है तो वह दुखी होता है। टायलर रुक से उस पैरासाइट को अलग करने का तरीका पूछता है लेकिन रुक नहीं जानता था। रुक कहता है कि अगर वे सभी जीवित रहना चाहते हैं तो वे सभी वहां से भागकर जहां से आए हैं वहीं चले जाएं। रुक नवारो को खत्म करने के लिए कहता है। बियोन गुस्सा होता है। रैंडी पूछता है कि वह जीव नवारो के साथ क्या कर रहा है। रुक बताता है कि वह पैरासाइट नवारो के अंदर एक एलियन जीव को इम्प्लांट कर रहा है जो उसके अंदर से बाहर आएगा। रुक सभी को वहां पर मरे हुए एक जेनोमॉर्फ जीव को दिखाता है। रुक सभी को बताता है कि उस जीव को मरे हुए समझकर उस बेस पर लाया गया था लेकिन वह जीव उस बेस में जीवित था। उसने उस बेस पर तबाही मचा दी थी। अंत में सिक्योरिटी फोर्स के द्वारा वह जीव मारा गया था लेकिन उसकी वजह से बेस बर्बाद हो गया था। रुक बताता है कि उसने बेस को सील कर दिया था लेकिन शायद देर हो चुकी थी। तभी रेन को एक तरीका सूझता है। रेन फ्यूल सेल की मदद से एलियन की पूंछ को जमा देती है जिससे एलियन की पकड़ छूट जाती है। वो एलियन नवारो को छोड़ देता है। नवारो को जब होश आता है तो वह हड़बड़ा जाती है। सभी उसे शांत करते हैं
लेकिन रुक सभी को वार्निंग देता है। रुक कहता है कि 60% चांस था कि उस एलियन ने अपना काम कर लिया था और नवारो के अंदर उसने एक जीव इम्प्लांट कर दिया था। रुक नवारो को खत्म करने के लिए कहता है, लेकिन बियोन नवारो को वहां से ले जाने लगता है और जब एंडी उन्हें रोकने की कोशिश करता है तो बियोन एंडी को एक शॉक देता है जिससे एंडी दूर फेंका जाता है। रेन एंडी को रीसेट करने लगती है। बियोन नवारो को लेकर वहां से चला जाता है। बियोन जाते हुए उस चैम्बर को बंद कर देता है। एंडी जब रीसेट हो जाता है तो वह बियोन और नवारो को रोकने के लिए उसके पीछे जाने लगता है, लेकिन बियोन वहां से भाग जाता है और अपने शिप को नवारो को अनडॉक करने के लिए कहता है। शिप में के पहले से ही रहती है जो प्रेग्नेंट थी। के जब पूछती कि क्या हुआ तो नवारो बताते कि एंडी में कुछ खराबी आ गई है और वह शिप को उससे दूर ले जा रही है। फिर नवारो के अंदर किसी तरह की मूवमेंट होने लगती है जिससे नवारो तड़पने लगती है। नवारो जब एक्सरे से जांच करती है तो उसके अंदर एक एलियन जीव था जो बाहर आने के लिए नवारो की हड्डियों को तोड़ रहा था। नवारो गिर जाती है और नवारो के पैर से शिप का हैंडल घूम जाता है। शिप का हैंडल घूमने से शिप आगे बढ़ जाती है और रोमुलस बेस से टकरा जाती है। वह शिप बेस को दूसरी तरफ से तोड़ते हुए अंदर आ जाती है। रोमुलस बेस का ऑटोमेटिक सिस्टम एक इमरजेंसी शटडाउन कर उस जगह को बंद कर देता है जहाँ पर वह शिप क्रैश किया था। शिप के धमाके की वजह से वह वेस की पोजीशन बदल गई थी। अब वह वेस एस्ट्रॉयड बेल्ट से 47 मिनट में टकराने वाली थी। टायलर और रेन अपने दोस्तों को बचाने के लिए वहां जाने के लिए तैयार होते हैं जहाँ पर वह शिप टकराया था। वह जगह बेस के दूसरे छोर पर था। दूसरी तरफ वह सिंथेटिक जिसका नाम रुक था वह कंप्यूटर से पूछता है कि क्या कंपाउंड Z01 सुरक्षित है। कंप्यूटर हाँ कहती है। रुक को अपना अधूरा मिशन पूरा करने का ख्याल आता है। रुक एंडी को बुलाता है और एंडी सुबह मकसद पूरा करने के लिए कहता है जो रुक का था। एंडी के अपग्रेड होने के कारण एंडी उस सिंथेटिक का ऑर्डर मानने लगता है। रुक का मिशन एक ऐसे कंपाउंड को बनाने का था जिससे वे इंसान जो खदानों और स्पेस में काम करते हुए बीमारी से मर रहे थे वे बच सके। रुक ने एलियन के डीएनए में बदलाव कर उसकी मदद से एक सीरम तैयार किया था जो इंसानों को किसी भी बीमारी से लड़ने में कारगर था और इंसान लंबे समय तक जीवित रह सकता था। रुक एंडी को वह कंपाउंड उस कॉलोनी में ले जाने के लिए कहता है जहां वे जा रहे थे। एंडी रेन और टायलर के पास वापस आता है। रेन के पूछने पर कि वह कहाँ था, एंडी कहता है कि वह उस हालत से निपटने के लिए पुराने दोस्त से सलाह ले रहा था। एंडी बताता है कि वह पैरासाइट की आंखें नहीं होती है और वे पैरासाइट शरीर के तापमान और आवाज को सुनकर अटैक करते हैं। रेन उस जगह का तापमान उतना ही करने की सोचती है जितना उनका शरीर का तापमान था। वह प्लान काम करता है। रेन और टायलर बिना आवाज किए आगे बढ़ने लगते हैं। दूसरी तरफ के जब होश में आती है वह उस जगह पहुंचती है जहाँ वह एलियन खुद को विकसित कर रहा था। के उस एलियन को देखकर डरने लगती है। वहीं पर बियॉन आता है। बियॉन अपने इलेक्ट्रिक स्टिक का रेंज बढ़ाकर उस एलियन को शॉक देने लगता है जिससे एक धमाका होता है। के बियॉन को वहां से चलने के लिए कहती है लेकिन वह एलियन को इलेक्ट्रिक शॉक से कुछ नहीं होता है और वह एलियन बियॉन को अपने पूंछ से घायल कर देता है। वह एलियन के एसिड से बियॉन मारा जाता है। के घबराते उस चैम्बर का दरवाजा खोलने लगती है लेकिन वह चैम्बर लॉक था। वह एलियन अपने छत्ते से बाहर आने लगता है। दूसरी तरफ के की आवाज टायलर के माइक्रोफोन में आने लगती है जिससे एलियन पैरासाइट चौकन्ने हो जाते हैं। के टायलर से मदद मांगती है और बताती है कि वह दरवाजे को नहीं खोल पा रही है। टायलर के को उस चाबी के बारे में बताता है जो वहीं पर गिरी थी। के को वह चाबी मिल जाती है और वह दरवाजे को खोलकर वहां से भागने लगती है। भागने की हड़बड़ाहट में के एक ऊंची जगह से नीचे गिर जाती है। के जब चीखती है तो टायलर और रेन की धड़कन बढ़ जाती है और उनका शरीर का तापमान भी बढ़ जाता है। एंडी सभी को भागने के लिए कहता है। इस तरह एंडी, रेन और टायलर भागते हुए एक दूसरे चैम्बर में आ जाते हैं। दूसरी तरफ के का अब्रूट 1 सेंटीमीटर बढ़ जाता है। वहाँ पर एक जोनोमॉर्फ घूम रहा था लेकिन वह के को मार नहीं रहा था। के भागते हुए उसे चैम्बर के नजदीक पहुंच जाती है जहाँ रेन और टायलर थे। के दरवाजे को खोलने के लिए कहती है लेकिन एंडी उस दरवाजे को नहीं खोलता है क्योंकि वह एलियन सभी को खत्म करने के लिए के को नहीं मार रहा था। टायलर और रेन के बार बार कहने के बावजूद एंडी दरवाजा नहीं खोलता है। उनकी आंखों के सामने वो एलियन के को वहां से लेकर चला जाता है। रेन एंडी पर गुस्सा होती है और उसे एक थप्पड़ मार देती है। रेन एंडी का चिप हटाने की कोशिश करती है तो एंडी रेन को रोक देता है। एंडी बताता है कि उसका एक काम है जो कंपनी के लिए बहुत जरूरी है इसलिए वह चिप हटा नहीं सकता है। सभी उसी लैब में पहुंचते हैं जहां कंपाउंड Z01 रखा हुआ था। एंडी सभी को Z01 कंपाउंड के बारे में बताता है। वह कंपाउंड एलियन के डीएनए से बना हुआ था। एंडी का काम उस कंपाउंड को सुरक्षित रखना था। एंडी उस कंपाउंड को वहां से निकालकर अपने साथ ले जाने लगता है ताकि वह उसे कॉलोनी ले जा सके। जब सभी आगे बढ़ने लगते हैं तो देखते हैं कि वह एलियन अभी तक बाहर उनका इंतजार कर रहा था। एंडी टायलर को एक राइफल देता है ताकि वह एलियन उस राइफल के डर से अटैक न करे। वे उस राइफल से एलियन पर अटैक नहीं कर सकते थे क्योंकि वे सबसे निचले डेक पर थे और अगर एलियन के एसिड से वह स्पेस स्टेशन में छेद हो गया तो सभी मारे जा सकते थे। उस रास्ते को छोड़कर सभी किसी दूसरे रास्ते जाने लगते हैं तो टायलर को के की आवाज सुनाई पड़ती है। टायलर और रेन के पास पहुंचते हैं और उसे नीचे उतारते हैं। के का बहुत खून बह चुका था लेकिन वह जीवित थी। एंडी टायलर को उस कंपाउंड को इस्तेमाल करने की सलाह देता है जो एंडी के पास था। टायलर जब वह कंपाउंड के शरीर में इंजेक्ट करने लगता है तो रेन उसे रोक देती है। रेन को वह ठीक नहीं लगता है। रेन टायलर को रोकती है और के को कॉलोनी ले जाने तक क्रायोपोड में सुलाने की सलाह देती है। तभी उन्हें एलियन के आने की आवाज सुनाई पड़ती है। सभी एक लिफ्ट के पास आते हैं। जब टायलर लिफ्ट को खोलने लगता है तो वह देखता है कि वह एलियन रेन पर हमला करने वाला है। रेन को बचाने के लिए उस एलियन के अटैक को टायलर अपने ऊपर ले लेता है। इस तरह टायलर मारा जाता है। वहाँ पर एलियन का झुंड आ चुका था जिससे एंडी गिर जाता है
एंडी के गिरने से उसे फिर से रिसेट करने की जरूरत थी, लेकिन एंडी के आसपास बहुत सारे एलियन आ चुका था। इसलिए रेन लिफ्ट में जाकर लिफ्ट को शुरू कर देती है। रेन और के वहाँ से बच जाते हैं। लिफ्ट में रेन को ख्याल आता है कि वह एंडी को साथ ले ले। रेन एंडी की मदद करने वापस लौटने की सोचती है। रेन के को कहती है कि वह लिफ्ट उसे शिप के पास ले जाएगा। रेन के को वह कंपाउंड दे देती है और उसे वहाँ से कॉलोनी जाने के लिए कहती है, जो उसका शिप ऑटो पायलट पर ले जा सकता था। कि रेन से जब पूछती है कि वह कैसे आएगी, तो रेन बताती है कि वह किसी तरह से आ जाएगी। रेन लिफ्ट के सीढ़ियों से वापस से ग्राउंड फ्लोर पर आती है। वहाँ से सभी एलियन जा चुका था। जब रेन एंडी के अंदर से वह चिप निकालने लगती है, तो रेन एंडी को रोकने के लिए अपने हाथ आगे कर लेता है। रेन एंडी से कहती है कि वह उस चिप को निकालने दे, क्योंकि अगर वह खत्म हो गया तो यह बात ना उसके लिए अच्छी होगी और ना उसकी कंपनी के लिए अच्छी होगी। एंडी मान जाता है। रेन एंडी के अंदर से उस चिप को हटा देती है, जिससे एंडी कुछ समय के लिए बंद हो जाता है। वह शिप जल्द ही एस्टेरॉयड से टकराने वाली थी। एंडी जब होश में आता है तो रेन से उसके बर्ताव के लिए माफी मांगता है। वहाँ पर एलियन भी आ चुका था। रेन अपना राइफल एलियन की तरफ घुमा देती है, जिससे एलियन रुक जाते हैं। दूसरी तरफ ये शिप में लौटने से पहले खुद के अंदर Z01 कंपाउंड इंजेक्ट कर लेती है। ये जब शिप में पहुंचती है तो रुक के से कहता है कि वह उस शिप को कंट्रोल करने दे, ताकि वह उसे वहां से बाहर निकाल सके। ये रुक की बात नहीं सुनती है। ये रेन और एंडी का इंतजार करने लगती है। दूसरी तरफ जब एंडी और रेन एलियन से घिर जाते हैं तो वे बचने की उम्मीद खो देते हैं, क्योंकि वे एलियन राइफल के डर से ज्यादा देर नहीं रुकने वाले थे और जाने का सभी रास्ता पूरी तरह से बंद हो चुका था। रेन एंडी से चुटकुले सुनाने के लिए कहती है। एंडी रेन को जब चुटकुले सुनाने लगता है तो उसी चुटकुले में ग्रेविटी का जिक्र आता है। ग्रेविटी के जिक्र आने से रेन को एक विचार आता है। रेन ग्रेविटी जनरेटर को बंद कर देती है, जिससे एलियन पर गोली चलाने से उसका एसिड फर्श पर न गिरे और वे वहां से निकल सके। रेन जब अटैक करने लगती है तो वे एलियन रेन की तरफ बढ़ने लगते हैं। रेन लगातार फायर करने लगती है, जिससे कई एलियन मरने लगते हैं। रेन की गोलियां सीमित थी। एलियन के खत्म होने के बाद हवा में चारों तरफ एसिड तैरने लगता है। एंडी और रेन किसी तरह से उस एसिड से बचते हुए लिफ्ट के पास पहुंचते हैं। लिफ्ट बिना ग्रेविटी के काम नहीं करने वाली थी, इसलिए एंडी और रेन जंप करते हुए लिफ्ट के पास पहुंचने वाले थे। ग्रेविटी एक निश्चित समय पर खुद से ऑन और ऑफ होता था, ताकि वह स्पेस स्टेशन प्रेशर से सुरक्षित रहे। जल्द ही वह ग्रेविटी ऑन होने वाली थी। एंडी और रेन जंप करने लगते हैं, लेकिन एक एलियन रेन के पैर को पकड़ लेता है। एंडी ऊपर चला जाता है। रेन गोलियों की मदद से एलियन की पकड़ छुड़ा लेती है। उस फायर से रेन का संतुलन बिगड़ जाता है और उसकी बंदूक उससे छूट जाती है। रेन एंडी के पास पहुंचने ही वाली रहती है कि अचानक ग्रेविटी ऑन हो जाता है और रेन फिर से नीचे गिरने लगती है। ऊपर से लिफ्ट भी नीचे आने लगती है। एंडी लिफ्ट को रोक लेता है। रेन को गिरते हुए एक एलियन पकड़ लेता है। ग्रेविटी ऑन होने से एसिड के कारण सरफेस पिघल जाता है और बेस में छेद हो जाता है। कई एलियन लिफ्ट के रास्ते से ऊपर आने लगता है। एंडी लिफ्ट को रोक नहीं पाता है और वह लिफ्ट एंडी से छूट जाता है। वह लिफ्ट एलियन को घसीटते हुए मार देता है, लेकिन एक एलियन बच चुका था, जिसने खुद को एक कोने में छुपाकर बचा लिया था। वह एलियन रेन को पकड़ लेता है। एक पैरासाइट रेन की तरफ बढ़ने लगता है। तभी एंडी बंदूक लेकर उस पैरासाइट और एलियन को मार देता है। इस तरह एंडी और रेन शिप में आ जाते हैं। रेन शिप को रिमोट मोड में डाल देती है, जिससे रुक उस शिप को वहां से निकाल देता है। रेन के को स्लीपिंग पॉड में डाल देती है, ताकि कॉलोनी पहुंचने तक के सुरक्षित रहे। रेन रुक को डिस्कनेक्ट कर देती है, जिसके कारण शिप पर से रुक का कंट्रोल हट जाता है। रुक हैरान होता है। वह पूछता है कि वह क्या कर रही है। रेन बताती है कि प्लान बदल गया है। रुक एंडी को रोकने के लिए कहता है। एंडी के अंदर से वह चिप हट चुका था, जिससे वह रुक की बात नहीं मानता है। रोमिलियस बेस एस्ट्रॉयड बेल्ट से टकराकर पूरी तरह से खत्म हो जाता है। रेन एंडी को शिप से कनेक्ट कर देती है, ताकि वह प्लेनेट इवाका जाने तक ऑनलाइन रहे। रेन जब दूसरे पॉड में फ्यूल डालने लगती है तो वह देखती है कि वह पॉड जिसमें केक उसने रखा था वह रेड लाइट से चमक रहा था। रेन केक को बाहर निकालती है। रेन देखती है कि के ने उस कंपाउंड को अपने अंदर इंजेक्ट कर लिया था। रेन जब के को देखती है तो वह हैरान रह जाती है, क्योंकि कुछ ही समय में के का पेट बहुत फूल चुका था। तभी के अंदर से एक एग बाहर आता है, जिसे देखकर के भी डर जाती है। के उस एग को वहां से ले जाने के लिए कहती है। रेन उसे कपड़े में लपेट कर ले जाने लगती है, तो वह एग धीरे धीरे गर्म होने लगता है, जिससे रेन के हाथ से वह एग गिर जाता है। रेन एग को क्रायो फ्यूल से जमाने की सोचती है। जब वह फ्यूल लेकर आती है तो वह देखती है कि उसके अंदर एक बेबी दिख रहा था। रेन उस बेबी को उठाने लगती है, लेकिन उस एग के एसिड के कारण वह सरफेस को छेद करते हुए वह एक नीचे कार्गो डेक में चला जाता है, जहाँ बालू के रूप में मिनरल रखा हुआ था। जब डेक में छेद हो जाता है तो वह शिप डूब जाता है। एंडी जाग जाता है। रेन उस बेबी को लाने के लिए कार्गो बेस में जाती है। जब रेन उस एग के पास आती है तो वह देखती है कि केवल एक का सेल है, उसके अंदर से बेबी गायब है। रेन जब आगे बढ़ती है तो वह देखती है कि एक जीव का पैर का निशान वहां से बाहर जा रहा था। उधर एंडी के पास पहुंचता है। के सीने से एक चिपचिपा पदार्थ बाहर आ रहा था, जिससे के हैरान थी। वह जीव जो अंडे से बाहर आया था वह के की तरफ आ रहा था। डीएनए में बदलाव होने के कारण वह जीव एक इंसान दिख रहा था। वह के नजदीक आने लगता है तो एंडी उसे रोकने की कोशिश करता है। वह जीव एंडी के गले पर वार करता है, जिससे एंडी खराब हो जाता है। के चीखने पर रेन वापस से के पास आने लगती है। उधर वह जीव
केक इस सीने से निकलने वाले पदार्थ को अपने ऑर्गन से खींचने लगता है। जब रेन वापस आती है तो एंडी को जख्मी पाती है। एंडी रेन से केक की मदद करने के लिए कहता है। रेन जब वहाँ पहुँचती है तो वह देखती है वह जीव केक को खा गया था, जिससे वह जीव और विकसित हो गया था। रेन हैरान होती है। रेन उस जीव को खत्म करने के लिए क्रायो फ्यूल्स उस पर अटैक करती है, लेकिन वह जीव उस फ्यूल से बच जाता है। क्रायो फ्यूल के लीक करने से वहाँ का तापमान बहुत तेजी से नीचे गिरने लगता है। रेन उस तापमान से जमने लगती है। रेन किसी तरह से वहाँ पर रखे हुए स्पेस सूट को पहन लेती है। वह एलियन दरवाजे को तोड़कर वहीं आ जाता है जहाँ रेन थी। रेन कार्गो बेस को रिलीज करने की सोचती है और कार्गो बेस में आ जाती है। वह एलियन रेन का पीछा करते हुए कार्गो बेस में आ जाता है। रेन खुद को केबल से बांध देती है और उस जीव को कार्गो बेस के साथ रिलीज करने की सोचती है। कार्गो बेस को रिलीज करने के लिए 4 लीवर खींचने थे। जब रेन आखिरी लीवर खींचने लगती है तो वह देखती है कि वह एलियन वहाँ नहीं था। वो एलियन उसके पीछे आ चुका था। वह रेन को एक धक्का देता है, जिससे रेन उस आखिरी लीवर को नहीं खींच पाती है और उस लीवर में केबल फंस जाता है। रेन जब देखती कि वह एक सेल वहीं पर है जिसमें एसिड था, रेन उस एसिड को गिरा देती है, जिससे कार्गो में छेद हो जाता है और एलियन के साथ साथ रेन भी स्पेस में घिंचा जाती है। रेन केबल से बंधी हुई थी, इसलिए वह शिप में वापस लौटने लगती है, लेकिन वह एलियन अभी तक जीवित था। वह एलियन रेन को वापस लौटते हुए पकड़ लेता है और उसके हेलमेट पर अपनी जीभ से वार करने लगता है। वह हेलमेट टूटने लगता है। तभी रेन को याद आता है कि उसका केबल लीवर में फंसा हुआ था। रेन की कोशिश करने पर वह लीवर घिंच जाता है, जिससे कार्गो बेस के साथ साथ वह एलियन जीभ भी उसके साथ गिर जाता है। रेन केबल की मदद से ऊपर आती है। इस तरह शिप कार्गो बेस को बंद कर देता है और ऑटो पायलट पर उड़ जाता है। रेन प्लेनेट इवागा का डेस्टिनेशन ऑटो पायलट पर सेट कर देती है। रेन एंडी को क्रायोपॉड में डाल देती है ताकि प्लेनेट इवागा पहुंचने पर वो उसे ठीक कर सके। इस तरह प्लेनेट इवागा के लिए रेन निकल जाती है। इस तरह यह मूवी यहाँ खत्म होता है। बाय बाय।